हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो कि है एनपीओ का पूरा चैप्टर। ओके, अब ये पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है, एक पूरा चैप्टर है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं और मैं शुरू करने वाला हूं एक क्लास जिससे कि हम आपके 12th एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल डिस्कस कर पाएंगे, इन्हीं क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे और हम आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल पीडीएफ्स की फॉर्म में भी प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ और अपने मदर फादर को प्राउड फील करवा सको। तो आइए ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम चर्चा करते हैं एनपीओ के ऊपर। तो दोस्तों, एनपीओ क्या चीज होती है? एनपीओ सिंपल सी टर्म में मैं बात करना चाहता हूं। एनपीओ होता है जो कि प्रॉफिट के पर्पज से वर्क ना करती हो ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है वो है एनपीओ। ओके, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह है काम करती हैं? मैं आपको दो एग्जाम्पल ऐसे देता हूं जिन्हें आप अपने रियल लाइफ में आसपास घटित होते हुए जरूर देखा होगा। एक तो आपके स्कूल और दूसरा जो मंदिर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मंदिर होते हैं जिनकी बिल्डिंग भी अच्छी होती है और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, उनके आसपास आपने कहीं पर लिखा होगा XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसका मतलब है कि वो एक ट्रस्ट के तौर में वर्क कर रहा होता है, ना कि एक बिजनेस होता है। तो मंदिर आपने कभी भी मंदिर को एज ए बिजनेस के नजरिए से नहीं देखा होगा, जबकि वहां पर खर्चे ढेर सारे होते हैं और इनकम भी आती है जो कि एक डोनेशन की फॉर्म में आती है। तो आई होप आपको नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के माइंडसेट से वर्क करती हैं उसमें और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस होता है। आजकल आप देखेंगे कि सिर्फ मंदिर और एजुकेशन ही नहीं, गरीबों को खाना खिलाने से रिलेटेड, जैसे कुछ लोग डिसेबल्ड होते हैं उनकी सेवा में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही होती हैं, वो भी कोई बिजनेस की तरह रजिस्टर ना करके अपने आप को एज ए ट्रस्ट यानी एज ए एनपीओ रजिस्टर करती हैं। तो ये है एनपीओ की बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझ आई होगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो एनपीओ है आप उसको कोई मंदिर, कोई ट्रस्ट या फिर कोई भी आसपास के क्लब, स्पोर्ट्स क्लब की तरह है देखें। उसी तरह से सोचें कि इनके पास जो भी इनकम आती है क्या वो बिजनेस की तरह से जिस बिजनेस में आती है सेल करके वैसे आती है, या फिर इनकी इनकम आने का तरीका अलग होता है। खर्चे हर जगह सिमिलर होते हैं लेकिन इनकम आने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये है एनपीओ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं दो तीन बातें। एनपीओ में एनपीओ में कौन से मेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड है। अब हम ऊपर की बातें ना करके ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करेंगे, जिससे कि आपको मैं बता दूं कि एनपीओ में मेजर 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट। तो दोस्तों, ये 3 अकाउंट्स, इसे मैं अकाउंट नहीं कहूंगा, ये 2 अकाउंट हैं और एक है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इसे हम कभी भी अकाउंट कह के नहीं बुलाएंगे। बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एसेट्स और लायबिलिटीज का, ना कि ये पार्टिकुलर अकाउंट होता है।
तो सबसे पहले मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर होता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के, जिसमें लेफ्ट साइड में पैसा आएगा और राइट साइड में पैसा जाएगा। अब आपने डिटेल्ड लर्निंग इसकी की होगी अपनी क्लासेस में, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे फॉलो किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पैसा जो आया है वो इस साल से रिलेटेड है या अगले साल से रिलेटेड, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस फॉलो करता है, कैश बेसिस फॉलो करता है। अब इस साइड में, डेबिट साइड में, जितनी भी इनकम्स यानी पैसा आया और पैसा गया, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस जो कैश या बैंक हमारे पास साल के स्टार्टिंग में था, और क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास साल के एंड में था। तो यही आप बैंक अकाउंट बनाते समय और कैश अकाउंट बनाते समय भी करते हो। ओपनिंग बैलेंस लेते हो, उसके बाद में जितनी भी इनकम आपके पास आती है वो आप डेबिट करते जाते हो, जितनी भी इनकम आपके पास से जाती है वो आप क्रेडिट करते जाते हो, और एट द एंड में वो पैसा आपके पास बच जाता है जो एक्चुअल में आपके पास होता है। बैंक और कैश को दोनों को मिलाकर वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा एग्जांपल, जो कि फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्मेट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का सिमिलर टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर नहीं कहूंगा, सेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बस एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन ऑर्गेनाइजेशंस का बनाया जाता है जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है। जब ट्रस्ट का, एनपीओ का पर्पस प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, तो उनके अकाउंट में प्रॉफिट वर्ड का यूज भी नहीं होगा। यहां पर अगर आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो ये सिनारियो आपका सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस। जबकि सेम सिनारियो आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट कहलाया जाएगा, ये वाला पोजीशन। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो बोला जाएगा कि डेफिसिट हुआ है, और जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बोला जाता है कि लॉस हो गया है। तो एनपीओ के केस में आपको प्रॉफिट वर्ड का यूज नहीं करना है, ना ही लॉस वर्ड का यूज करना है। यहां पर यूज होगा या तो सरप्लस, अगर इनकम आपकी ज्यादा हुई है, डोनेशंस आपकी ज्यादा ही है लेकिन खर्चे आपके कम ही हुए हैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने में या डे टू डे एक्सपेंसेस में, तो आपके पास सरप्लस है पैसे का। लेकिन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस इसी पोजीशन को साल के एंड में बोलती हैं कि प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी इसको बनाने का तरीका डिट्टो वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का होता है। इसमें आपको डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम, जो पैसा आया जो गया नहीं, जो पैसा आया और इस साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड है, जो पैसा गया और इस साल से रिलेटेड था, या फिर पैसा अभी गया भी नहीं है या पैसा अभी आया भी नहीं है, तब भी वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। एक्रूअल, अरे यार छोटा छोटा लिखते हैं, एक्रूअल, एक्रूअल दोस्तों, एक्रूअल। कैश अकाउंट कैश बेसिस पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब कि इस साल से रिलेटेड का खर्चा जो 1 अप्रैल 31 मार्च 2021 या 22 से रिलेटेड और 31 मार्च अगले साल की उन 12 महीने से रिलेटेड का जो खर्चा है, यानी फाइनेंशियल ईयर अंडर कंडीशन, अंडर कंसिडरेशन जो है, उससे रिलेटेड का अगर खर्चा है तो वो खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होगा,
इवन दो चाहे उसकी पेमेंट अगले साल हुई हो या लास्ट ईयर में एडवांस में हो गई हो, तब भी हम खर्चा उसी साल में बुक करेंगे जिस साल से रिलेटेड का वो खर्चा है, ना कि उस साल में जिस साल में वो खर्चा पे किया जाए। ये वाली अप्रोच कैश बेसिस पे फॉलो की जाती है कि जब पैसा पे किया जाए तभी उसको रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। जब पैसा आपका ड्यू हो गया, यानी अब वो पैसा आपको मिलेगा या आपको पे करना अब ड्यू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर पहुंच गया, 1 तारीख हो गई, सैलरी ड्यू हो गई, चाहे पे करो चाहे ना करो, वो खर्चा आपके सर पे मंडरा रहा होगा। जब तक आप उसे पे ना कर दो तब तक वो खर्चा आपके लिए ड्यू हो चुका है। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट सीधा सीधा सिंपल, लायबिलिटीज एसेट्स, यहां पर सारी लायबिलिटीज आ जाएंगी, यहां पर एसेट्स आ जाएंगी। एसेट्स वो सारी चीजें एसेट्स होती हैं जिनको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो वो पैसा ही है तब वो एसेट है, या फिर हम उसे कुछ टाइम के अंदर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन एसेट्स को हम 12 मंथ्स के अंदर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं वो एसेट्स करंट एसेट्स कहलाई जाती हैं, जबकि जो एसेट्स 12 मंथ्स के बाद तक कन्वर्ट की जाए, यानी 12 मंथ लगेगा उनको कन्वर्ट करने में ऑन एन एवरेज, उन एसेट्स को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। तो एसेट्स तो वो एसेट्स यानी जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास पैसा आ सकता है, और लायबिलिटीज जिनकी वजह से हमारे पास से पैसा जा सकता है, जैसे कि हो गया लोन। अब लोन हमने लिया है, लोन लिया तो एक तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी, दूसरा हमारा एसेट्स बढ़ गई क्योंकि हमारे पास पैसा आया भी है। ठीक है, इसका डबल इफेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि लोन हमारे लिए लायबिलिटी कैसे होती है, क्योंकि हमने बैंक से पैसा लिया तो अब उसके बदले हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और वो जो पैसा हमने लेकर उसको यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया है, वो पैसा भी हमें वापस देना पड़ेगा बैंक को कुछ समय के पश्चात। आई होप आपको ये बेसिक से 3 आइटम समझ में आ गए होंगे। ये दोनों आपको शायद डिफरेंट लग रहे हो सकते हैं, ये सेम होता है हर जगह। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, ये तीनों अकाउंट्स बनते रहेंगे, इसके साथ में जो भी चीजें होंगी वो हमारी एंसिलियरी होंगी, यानी एंसिलियरी अकाउंट्स जो कि सपोर्टिंग अकाउंट्स होते हैं। अब आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, तब तक हम इधर आ जाते हैं और इरेज कर दिया जाए। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको यूज में आएंगी एनपीओ चैप्टर करते समय। वो टर्म्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज किया जाता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सपोज कीजिए आपने नेटफ्लिक्स का अकाउंट जो लिया हुआ है, उसकी आप मंथली पेमेंट जो कर रहे हैं, वो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, उस चीज का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, यानी मंथली आप पैसे देते हो। वैसे ही ट्रस्ट के भी कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि उसे मंथली पैसा देते हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट की एक प्रॉपर इनकम सोर्स बना रहता है। तो ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन। तो आपको जब भी सुनने को मिले ट्रस्ट में, एनपीओ में सब्सक्रिप्शन इनकम, तो वो इनकम है लोगों के द्वारा जो उसके मेंबर हैं ट्रस्ट के, उन्होंने सब्सक्रिप्शन इनकम दिया हुआ है ट्रस्ट को। उसके बाद मैं आपको बताता हूं इंडोमेंट फंड। इंडाउमेंट फंड। इंडाउमेंट फंड ये एक बहुत बहुत बहुत
अच्छा कॉन्सेप्ट क्यों कहूँगा, क्योंकि आपको रियल लाइफ में भी यूज करना है जब आप बड़े हो जाओ, पैसे कमाने लग जाओ, और जब आपके पास पैसे हो। तो ये एक स्मार्ट डिसीजन होता है कुछ स्मार्ट लोगों के द्वारा। वो ट्रस्ट को एक कंडीशन के साथ पैसा देते हैं। सपोज कीजिए किसी अमीर इंसान ने ट्रस्ट को पैसा दिया, बट उसे डाउट ये है कि कहीं पैसा गलत यूज ना हो जाए, एक साथ पैसा दिया हुआ। तो वो क्या कहते हैं उन्हें कि आपको मैं एक फिक्स अमाउंट देता हूं, सपोज कीजिए 10 लाख रुपए देता हूं। अब ये 10 लाख रुपए के ऊपर आप जो भी इनकम कमाएंगे इस 10 लाख रुपए को यूज करके, तो जो वो इनकम आ रही होगी वो आप ट्रस्ट में किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 10 लाख रुपए की अमाउंट है, ये एज इट इज रहेगी सालों साल। ये ट्रस्ट की अमाउंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो कमाई होगी वो ट्रस्ट की कमाई होगी। तो जो 10 लाख रुपए किसी ने दिए हैं ट्रस्ट के अंदर, वो इंडाउनमेंट फंड कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एंट्रेंस फी क्या होती है। एंट्रेंस फी एक वन टाइम फी होती है, यानी एडमिशन फी की तरह आप इसको समझ सकते हैं, जो कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए वन टाइम, लाइफ टाइम में एक बार देनी पड़ती है, और उसके बाद आपको जो भी एनुअली या मंथली सब्सक्रिप्शन फी होती है वो पे करनी रहती है। लेकिन जो एंट्रेंस फी है वो एक बार मेंबर बनने के लिए लगती है, बार बार पे नहीं करनी होती। तो वो होती है एंट्रेंस फी। ये आपको बहुत सी जगह बहुत से क्वेश्चंस में मिलेगी कि एंट्रेंस फी, तो इसे आप एज ए इनकम की तरह ट्रीट करेंगे ट्रस्ट के अंदर। उसके बाद में आपको मैं बताता हूं डोनेशन। तो दोस्तों, डोनेशन कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डोनेशन है चंदा, यानी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया है, पैसा डोनेट किया है किसी अच्छे काम के लिए, तो बस आपने अपनी स्व इच्छा से पैसा डोनेट कर दिया, और जो जिस ट्रस्ट को वो मिली उसके लिए वो पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम वो लोग कर रहे होते हैं उस काम में अर्निंग कुछ नहीं होती। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिसेबल्ड पर्सन्स की हेल्प, मदद कर रहे होते हैं, उनको अपनी ही प्रीमाइसेस में रख के उनका पाल पोषण सब कुछ देख रहे होते हैं। तो उस काम के लिए उनकी कोई भी अर्निंग नहीं हो रही होती, लेकिन उसी केस में डोनेशन एज ए इनकम की तरह आती है, जो कि आप और मैं अगर करते हैं डोनेशन, जिसकी मदद से उन डिसेबल्ड पर्सन्स का पालन पोषण होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन के दम पे ही चलती है। ये होगी डोनेशन। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं लेगेसी। लेगेसी किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम की तरह होती है। सपोज कीजिए कोई पुराना ट्रस्टी भी हो सकता है, जिसे उस पार्टिकुलर एनपीओ से या पार्टिकुलर ट्रस्ट से कुछ लगाव था, वो वहां पर डेली अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, और उन्हें अच्छा लगता था कि ये ट्रस्ट आगे ऐसे ही चलता रहे। तो अगर उनके हिस्से में कुछ प्रॉपर्टी होती है, और उनके सपोज करते हैं कि चिल्ड्रन उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस केस में वो लोग अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जब वो पर्सन गुजर जाते हैं, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बन जाती है, या फिर वो ना भी गुजरे, वो पहले भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो है लेगेसी। कोई अपनी पर्सनल विल लिख के चला जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, एनपीओ के नाम हो जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के लिए लेगेसी हो जाती है। और लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम क्या होता है। ऑनरेरियम होता है कि अपना आभार प्रकट करना, जब ऑर्गेनाइजेशन की कोई एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल फंक्शन होता है, वहां पर कोई उनका बहुत ही सीनियर मेंबर, ट्रस्टी या कोई गेस्ट हो सकता है, जो कि बुलाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर लोग भी इकट्ठे होते हैं। तो उस मेंबर को, उस गेस्ट को जो पैसा दिया जाता है, वो ऑनोरेरियम की तरह दिया जाता है, कि एक आभार प्रकट किया जाता है, ना कि उन्हें फीस बोल के दिया जाता है कि ये लीजिए आप आए, आपकी फीस नहीं। उन्होंने अपना कीमती समय उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया,
तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उनके समय की वैल्यू करती हो और उन्हें ऑनोरेरियम यानी अपना आभार प्रकट करने के लिए कुछ गिफ्ट दे सकती है या फिर पैसा भी दे सकती है, तो वो होता है ऑनोरेरियम। कोई स्पेशल गेस्ट को उनके टाइम की कीमत समझते हुए उनको पैसा या गिफ्ट कुछ भी दिया जाता है, वो ऑनोरेरियम कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी भी रही होगी। तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि आपके कंसेप्ट्स टोटल क्लियर हो जाएंगे और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे पाऊंगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं आपको क्वेश्चन भी ड्राफ्ट किए हुए दे पाऊंगा, हमारे खुद के क्वेश्चंस, और उनके पर्सनलाइज्ड आंसर्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी भी रही होगी तो वो भी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे विद इन द मिनिमम गिवन टाइम। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।